प्रभास 150 करोड़, सैफ अली खान 12 करोड़, कृति सनोन 3 करोड़ और सनी सिंह 1.5 करोड़। गेस कीजिए ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके चलो मैं आपको 5 सेकंड दे देता हूँ। नहीं समझे? मैं बात कर रहा हूँ फीस की जो आदि पुरुष की एक्टर्स ने चार्ज की। ये वही मूवी है जो अपने वीएफएक्स के लिए बहुत नामी हो गई। मैं वीएफएक्स भी कुछ नहीं था, सब बच्चों लोग एकदम कार्टून वाली मूवी थी और ऐसी मूवी ना बनाए, बहुत खराब मूवी थी। पैर में राक्षस ऐसे उड़ रहे हैं, वीएफएक्स तो इतना गंदा पूरी सीन बदल दी। तो इस मूवी का ये शो पहला आखिरी नहीं खत्म कर दो। मूवी का बजट था करीब 700 करोड़ पर इतना खर्चा करने के बाद भी वीएफएक्स सही नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण था कि 700 करोड़ में से 24% एक्टर्स को फीस के तौर पे दिया गया। और ये आदि पुरुष कोई अकेला उदाहरण नहीं है। ये है कठपुतली जिसका बजट है 150 करोड़ और उस बजट का 80% पैसा अक्षय कुमार को फीस के तौर पे दिया गया। 2 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 3 मेरा 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। यह है थैंक गॉड जिसका बजट था 50 करोड़ जिसमें 25 करोड़ अजय देवगन और 7 करोड़ सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया। 50 करोड़ की यह मूवी कमाई कितनी? बस 48 करोड़। एक्टर्स की फीस इतनी बढ़ गई है कि मानो प्रोड्यूसर्स के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और राजा मौली सर ने भी इस चीज की बात करी। उन्होंने कहा कि 2022 में कई हिंदी फिल्म्स की फ्लॉप होने का पीछे का कारण था वही एक्टर की हाई फीस। इंडियन एक्सप्रेस को एक बड़े फिल्म मेकर ने कहा कि एक्टर्स इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं कि बाद में शायद वो खुद को ही अफोर्ड कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर की फीस मैनेज हो जाती है प्रोडक्शन बजट से, पर बॉलीवुड में ये मानो नामुमकिन सा हो गया। इसी वजह से हमें 2022 में कई सारे न्यूज आर्टिकल्स दिखी जो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड का अंत होने वाला है। कि जब आरआरआर जैसी मूवी सुपरहिट हो रही थी तभी बॉलीवुड एक के बाद एक फ्लॉप्स देता गया। 2023 में ये सिलसिला खत्म हुआ और वो भी एक अकेले आदमी की वजह से। उसके फैन बने पड़े मैम। रेडी। 2022 के कंपैरिजन से 2023 में बॉलीवुड का परफॉर्मेंस बेहतर तो हुआ, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। कई फिल्म्स जहां बड़े बड़े स्टार्स ने अच्छे खासे पैसे लिए वो 2023 में भी फ्लॉप हुए। पर इन सारी मूवीज का फेलियर का इम्पैक्ट स्टार्स पे इतना नहीं पड़ता जितना प्रोड्यूसर को पड़ता है, क्योंकि कई स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार अपने फिल्म्स के प्रॉफिट का 50 से 80% तक हिस्सा लेते हैं। पर इनमें से कई फ्लैट अपफ्रंट फी भी लेते हैं। अब एसआरके ने अपने इंटरव्यू में ये जरूर कहा, मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना। न्यूज आर्टिकल्स की माने तो पठान में उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया पर मूवी का प्रॉफिट का 60% हिस्सा लिया। प्रॉफिट का शेयर लेने से कोई दिक्कत तो नहीं है, उल्टा इसमें इंसेंटिव अलाइन हो जाता है एक प्रोड्यूसर और एक एक्टर का। पर समस्या तब आती है जब एक अपफ्रंट हाई फीस भी होता है और प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट भी, पर बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म काम नहीं कर पाती। अजीत अंगारे जो वाइकम 18 मोशन पिक्चर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा अभी प्रॉब्लम ये है एक्टर की फ्लैट फी पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा होते हैं और कुछ लोग तो डे 1 का अर्निंग का डबल चार्ज करते हैं। प्रोड्यूसर को बहुत समय लगाना होता है फ्लैट फी को रिकवर करने में। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड के एक्टर्स इतनी हाई फीस क्यों चार्ज कर रही है? एक्टर्स तो हाई फीस चार्ज कर रहा है और आपको सब्सक्राइब के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करना हो। वीडियोस अच्छा लगे और ऐसी ही वीडियोस आपको देखना हो सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना। अब इस सवाल के आंसर को समझने के हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को जानना होगा। हम इंडियन फिल्म्स को 3 एरा में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टूडियो एरा, दूसरा इंडिपेंडेंस एरा और तीसरा कॉर्पोरेट टेकओवर एरा। 1930s में इंडिया में कई बड़े स्टूडियोज एस्टैब्लिश्ड हुए जैसे मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे और पुणे में। फिल्म हिस्टोरियन अमृत गंगर ने कहा कि तब फिल्म इंडस्ट्रीज मानो तो आसमान की ऊंचाइयों में थी। वो कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोग अपने गांव से शहर आए तो उस टाइम मूवीज की डिमांड भी बढ़ी। इंडियन फिल्म मेकर्स वेस्ट की तरफ देखने लगे आइडियाज के लिए और ऐसे ही एक स्टूडियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इस स्टूडियो सिस्टम में एक्टर, डायरेक्टर और दूसरी टेक्नीशियन बस एक स्टूडियो के लिए ही काम कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और वो स्टूडियो जिम्मेदार होता था पूरे पैकेज के लिए।
शूटिंग लोकेशंस, एक्टर्स, टेक्नीशियंस और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज। एक एक्टर की फीस भी ये स्टूडियो ही डिसाइड करता था और यही कारण था कि वो बजट पर कंट्रोल कर पाते थे और क्रिएटिवली एंड फाइनेंशियली एक अच्छी पिक्चर बना सकते थे। जैसे ही एक्टर्स थोड़े पॉपुलर होते तो वो नेगोशिएट तो कर सकता था, पर स्टूडियो सिस्टम की वजह से प्रोड्यूसर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता था। 1936 में देवदास की हिंदी एडेप्टेशन आई जिसका स्टार था के.एल. सहगल। उस जमाने की सबसे सक्सेसफुल और कमर्शियल मूवीज में से एक बन गई। और फिर के.एल. सहगल मानो इंडिया का पहला सुपरस्टार। देवदास ने एक ट्रैजिक रोमांटिक हीरो और एक लव ट्रायंगल की बात करी, एक ऐसी कहानी जो लाखों इंडियन को पसंद आई और लोगों को वैसी मूवीज अच्छी लगने लगी जहां आम आदमी की कहानी बताई जा रही हो। 1936 में आई अशोक कुमार की अछूत कन्या जो एक बहुत बड़ी हिट बनी। फिर अशोक कुमार अगला सुपरस्टार। ऐसे ही हिट्स के बाद बॉलीवुड में एक स्टार सिस्टम डेवलप होने लगा जहां लोग कहानी को नहीं बल्कि वो एक्टर्स को देखने जा रहे थे। के.एल. सहगल, अशोक कुमार, दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स की एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो गई और इस पॉपुलैरिटी के बावजूद भी स्टार्स को मंथली सैलरी ही मिलती थी और ये स्टूडियो एरा के खत्म होने तक कई इंडस्ट्रियलिस्ट मूवी बनाने के लिए पैसा डालने लगे। जैसे एक डायरेक्टर राइटर ने कहा कि कुछ केसेस में चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, एनआरआई हो या फिर एक डायमंड मर्चेंट, वो मूवीज में इन्वेस्ट करने लग गए ताकि फिल्म की दुनिया में उन्हें आने का एक मौका मिले और इसी वजह से कई एक्टर्स को हाई फीस मिलने लग गई। पर स्टूडियोज इस नई फीस फॉर्मेट को अफोर्ड नहीं कर पाए और इसीलिए 1960s में कई सारे स्टूडियोज बंद पड़ गए और स्टूडियो एरा के बाद आया इंडिपेंडेंट एरा जिसके दौरान फिल्म मेकिंग में पानी जैसा पैसा इन्वेस्ट किया गया। इस एरा के दौरान फिल्म प्रोडक्शन बहुत डिसेंट्रलाइज्ड और डाइवर्स हो गई क्योंकि कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और टेक्नीशियन इंडस्ट्री में आ पाए। अब कई प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी फिल्म को फाइनेंस कर पाए, तो मोस्ट प्रोड्यूसर्स लोन लेते थे या तो प्राइवेट फाइनेंसर से या डिस्ट्रीब्यूटर्स से। पर 1980s में कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास एक नई सोर्स आई पैसे की और वो है अंडरवर्ल्ड। निशिता केनी जो एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि बॉम्बे में एक गैंगस्टर होता था हाजी मस्तान जो बहुत बड़ा एक फिल्म फैन भी था। वो एक्टर्स के साथ मिलना चाहता था और इसी वजह से वो फिल्म में इन्वेस्ट करने लग गया। वो बॉलीवुड का इतना बड़ा फैन था कि वो शादी भी सोना मस्तान से करी जो मधुबाला जैसी दिखती थी, एक ऐसी स्टार जिसका फैन था हाजी मस्तान अपनी नौजवानी में। बॉम्बे की गैंग बहुत फैसिनेटेड थी इस इंडस्ट्री से और कई बार काफी सेंसिटिव भी। जैसे दाऊद इब्राहिम ने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी भी दी कि एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ वो ज्यादा करीब ना आए क्योंकि वो दाऊद के करीब थी। डायरेक्टर निशिता केनी ने तो ये तक भी कहा गैंगस्टर के आने के बाद प्रोड्यूसर्स अपने बजट से ऊपर भी जा सकते थे। गैंगस्टर हर बार पैसा दे देता था क्योंकि प्रोड्यूसर्स उन्हें कोई भी बहाना बोल सकते थे, जैसे एक्टर्स की डिमांड बढ़ गई है या वो एक्टर के साथ समय बिता सकते हैं अगर वो और पैसा देंगे। क्योंकि गैंगस्टर के पैसा फुल्ली कैश में अवेलेबल था तो टैक्स की किसी को चिंता भी नहीं हुई। अब ऐसे अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल इसमें इतना बढ़ गया कि उस जमाने में मानो 80 से 90% फिल्म्स अंडरवर्ल्ड फंड करने लग गया। एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए ये गैंगस्टर किसी भी हद तक जा सकते थे, पर उनकी हर फिल्म तो हिट नहीं हो रही थी और जब फिल्म्स हिट नहीं हो रहा हो उनमें से कई गैंगस्टर अपना पैसा ऐंठने लग गए। 1997 में दाऊद इब्राहिम ने टी सीरीज के गुलशन कुमार को मार गिराया और ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था कि उनको अंडरवर्ल्ड से बाहर आना ही पड़ेगा। और फिर 1998 में इस इंडस्ट्री को एक ऑफिशियल स्टेटस मिला और कॉर्पोरेट टेकओवर स्टार्ट हुआ और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंक्रीज हुई। इसकी वजह से वर्ल्ड डिज्नी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, वायाकम 18, फॉक्स स्टूडियोज ने इंडियन फिल्म्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। फिर 2007 में सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट पहला हॉलीवुड स्टूडियोज बनी जिसने इंडिया में एक फिल्म को प्रोड्यूस करी। अब चाहे संजय लीला बंसाली हो या अक्षय कुमार, फिल्म स्टूडियोज अच्छा खासा पैसा खर्चा करने लगे। ये फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन एक्टर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। YRF जैसे प्रोडक्शन हाउस तो जरूर थी, वो एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर निर्भर थे अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। गया है तुझको तो प्यार सज। पर DDLJ के सक्सेस के बाद YRF फाइनेंशियली स्टेबल हो पाया। इसकी वजह से वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी खुद ही करने लग गए। ये सारी स्टूडियोज अपनी टॉप स्टार पे ही निर्भर थी अपनी मूवीज के सक्सेस के लिए। चाहे राजेश खन्ना की दाग हो, मेरी किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, या फिर शाहरुख खान की पठान। तो जो
मेल एक्टर्स की इंपॉर्टेंस थी वो हमारी मूवी इंडस्ट्री में हमेशा बढ़ती गई और इन एक्टर्स को लगा अगर हम इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना और पैसा कमाया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। इन एक्टर्स ने अपनी अपफ्रंट फीस कम कर दी और प्रॉफिट शेयरिंग की मांग करने लगे। जैसे रावण को एरोस के साथ शाहरुख खान ने खुद प्रोड्यूस किया, अक्षय कुमार की OMG को वायकम 18 और अक्षय कुमार ने खुद प्रोड्यूस किया। पर ये कोई नई चीज भी नहीं थी, अमिताभ बच्चन भी 1980s में यही कर रहे थे। फिल्म क्रिटिक राजा सेन ने कहा कि एक एक्टर की इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिली आमिर खान की गजनी मूवी की मार्केटिंग बस एक स्टार के अराउंड हो सकती है और इसको आगे लेके गए सलमान खान ने, जिन्होंने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर एक यूनिवर्स ही बनाया। स्टार्ट हुआ 2009 में वांटेड के साथ, फिर कंटिन्यू किया दबंग 2, बॉडीगार्ड, जय हो, एक था टाइगर और किक के साथ, जहां स्टोरी नहीं बल्कि सलमान खान की पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल सिंह मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता। बच्चन पांडे, विक्रम वेदा, इन मूवीज से हमें ये पता तो चलता है कि एक स्टार सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकता। Always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. आमिर खान को 7 साल लगे इस रीमेक को बनाने के लिए। एक उदाहरण है कि बॉलीवुड में इनोवेशन की कितनी कमी है। 2000 और 2019 के बीच जो टॉप 50 मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवीज थी उनमें से 33% रीमेक थी। ये रिसाइकल करने का फॉर्मूला बॉलीवुड में कई सालों से चल रहा है, जैसे गजनी, बॉडीगार्ड, रेडी, सिंघम, राउडी राठौर, सॉन ऑफ सरदार या फिर किक, सब ही साउथ की रीमेक्स थी। और जब साउथ की रीमेक्स खत्म होने लगी तब हम इंटरनेशनल देखने लग गए, जैसे अंधाधुन, बदला या फिर भारत। एक समय पे ये फॉर्मूला अच्छा चल रहा था पर अब नहीं, क्योंकि बाहुबली, KGF, पुष्पा जैसे मूवीज अब साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के दूसरे हिस्सों पे भी सेलिब्रेट किया गया है। ईश नंदी एक जाने माने प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में हाई अपफ्रंट फीस बस एक प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट की क्वालिटी। यहाँ डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है स्क्रीन राइटर्स के साथ, वो भी पहले दिन से। इसीलिए क्वालिटी नहीं कि पहचान और रैपो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कई टैलेंटेड राइटर्स की स्क्रिप्ट डायरेक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाती। कई बार एक्चुअल राइटर्स का तो क्रेडिट ही नहीं दिया जाता। जैसे राइटर ज्योति कपूर को कुणाल कोहली के साथ कोर्ट में एक केस लड़ना पड़ा अपनी मूवी फिर से के लिए। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटी ऐसे ही 150 केसेस पर डिस्प्यूट सेटल करते हैं। ऐसा ही हालत हम बुरे विजुअल के साथ भी देख सकते हैं। ये है अक्षय कुमार की राम सेतु। इसका बजट था 85 करोड़ पर उसका VFX था कुछ ऐसा। इसमें कैसे चल रहा है? वो राम सेतु पे चल रहा है, वहाँ पानी की गहराई ट्रेन से भी कम। पर हमारी ऑडियंस वो है जो मार्वल और DC की मूवीज देखना पसंद करती है और उनको पता है कि अच्छा VFX कैसे होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है। हरसिमरत सिंह एक VFX आर्टिस्ट है जिन्होंने एवेंजर्स, थॉर जैसे हॉलीवुड मूवीज पर काम करी है। कहते हैं कि हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स और मार्वल जैसे मूवीज का एंड क्रेडिट्स आप देखेंगे तो आपको कई इंडियंस का नाम भी मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स भी प्राण स्टूडियोज की इंडियन ब्रांच में बनाया है। तो प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम तो बजट, इंपॉर्टेंस और इंटेंशन की है। RRR ने दिखाया कि अच्छा VFX इंडियन मूवीज में हो सकता है। सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली बस 20 करोड़ की बजट से बनी थी पर उसका VFX और कहानी को बहुत सराहा गया। डायरेक्टर जोया अख्तर ने भी यही कहा कि एक्टर्स और टेक्नीशियंस बीच में जो गैप है पेमेंट का बहुत बड़ा है। Also the disparity of the above the line and below the line, I find it offensive. It's ridiculous. Your technical crew, and it's offensive. You cannot make a good film without technicians. They are artists. They're not just technical. अगर आप सक्सेसफुल मूवीज पे नजर डालोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। KGF, RRR, पुष्पा, टाइगर, जवान, पठान। पैटर्न दिखा? फिल्म क्रिटिक्स सुचरिता त्यागी वो कहती है कि अगर मैं मूवी थिएटर जा रही हूँ तो मुझे एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस चाहिए। और यही शायद इंडियन ऑडियंस भी चाहती है। घर पर उनके पास एंटरटेनमेंट की कई सारे ऑप्शंस है,
इसीलिए वो जब एक मूवी थिएटर जाते हैं उनको लार्जर देन लाइफ मूवी ही देखना है। इसी वजह से ऐसी मूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, जबकि डार्लिंग जैसी मूवीज जो लार्जर देन लाइफ नहीं है वो मूवी थिएटर पे नहीं बल्कि OTT पे रिलीज हो रही है। वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म किया। 2023 में शाहरुख खान ने दिखाया कि आज भी स्टार पावर मैटर करती है। होपफुली हमारे फिल्म मेकर्स उनसे ये सीखना ले कि बस स्टार पावर ही काफी है पिक्चर के लिए। सिनेवर्ल्ड के इतने सारे फैक्ट्स आपसे शेयर करने से मुझे फर्क पड़ता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।